हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। सो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसकी वीडियो हम जिसके बारे में आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। मैंने इसमें डिस्कस करा है रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, एक्चुअल में उसकी कमियां क्या थी, उसकी खामियां क्या थी। ये सब दोस्तों हमने इसमें वीडियो में डिस्कस करा है। आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, ऐसे क्या कारण थे कि ये सुधार किए गए, कौन कौन सी कमियां आ गई थी कानूनों में, क्या परेशानियां आई थी, क्यों रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया। ये सब दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के पारित किए जाने के अनेक कारण थे। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी का शासन बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ भागों में स्थापित हो गया था। यानी इस इलाकों में कंपनी का शासन आ गया था, एक तो बिहार, एक बंगाल और एक उड़ीसा। वह लोग जो भारतवर्ष में व्यापार करने के लिए आए थे, भारतवर्ष के शासक बन गए। यानी यहाँ पे बात ब्रिटिशर्स की हो रही है। आए तो इन लोग व्यापार कर रहे थे, मगर अब यहाँ पर ये शासक बन गए थे। अब प्रश्न ये था कि इस व्यापारिक कंपनी और ब्रिटेन के संसद के संबंध कैसे हो। ब्रिटिश कानून के अनुसार कोई भी प्रजा ऐसे स्थान पर शासन नहीं कर सकती थी जो ब्रिटेन के क्राउन के अधीन हो। इसलिए संवैधानिक दृष्टि से कंपनी का भारतवर्ष पर शासन करना उचित ना था। इस समस्या का समाधान दो तरह ही हो सकता था। ब्रिटेन का सम्राट कंपनी के सारे राज्य को अपने हाथ में ले ले। दूसरा, कंपनी पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दी जाए कि वह जैसे चाहे शासन का प्रबंध करे। पहले समाधान में और अधिक कठिनाइयां उठाने का डर था। कंपनी को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान कर देने में ये भय था कि कंपनी अपनी सत्ता का उचित प्रयोग ना करे और जनता पर अत्याचार करे। फलस्वरूप भारत में इंग्लैंड के राजनीतिक संबंध बिगड़ ना जाए। क्लाइव के द्वारा स्थापित बंगाल के दोहरे शासन ने भी बहुत अधिक उलझन पैदा कर ही दी। दोहरा शासन दोस्तों, इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं। जिस तरह से दो लोग शासन करते थे, आधा शासन आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का होता था और आधा शासन वहाँ का जो राज्य का राजा होता था वो करता था। तो इस तरह के शासन को दोस्तों हम दोहरा शासन कहते हैं। तो इसने दोस्तों बहुत ज़्यादा बिगाड़ फैलाया था, बहुत ज़्यादा इसकी कमियाँ थी। एक तरह से यहाँ पर जो भारतीय थे उनके ऊपर अत्याचार किए गए थे, जिसकी वीडियो मैंने बनाई है, आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ विभाग कंपनी के अधीन रख गए थे और कुछ उसके अधीन नहीं थे। ब्रिटिश की सरकार इस प्रकार की क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उसके लिए वह आवश्यक था कि वह कोई अधिनियम पास करे जिससे इन समस्याओं का समाधान हो सके। यानी मतलब पूरी तरह से वो अपना कंट्रोल भी ना करे भारत पे, ना ही पूरा कंट्रोल कंपनी पर आए। यानी आधा ज़्यादा, थोड़ा कंट्रोल कंपनी के पास रहे, थोड़ा कंपनी वहाँ की लंदन की सरकार के, इंग्लैंड की सरकार के पास रहे। तो कुछ इस तरह से कानून बनाए। तो ये कारण था कि फिर से कुछ शासन में, कुछ कानून में कुछ सुधार किए गए जो रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से वजूद में आए। प्लासी के युद्ध के बाद जब कंपनी के अधिकारों के हाथ में शासन की सत्ता गई, तो उन्होंने इस सत्ता का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप भारतीय जनता असंतुष्ट हो गई। इसलिए ब्रिटेन की संसद के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह इस बीच में हस्तक्षेप करे। यानी जब प्लासी का युद्ध हुआ तो वहाँ पर जो एरिया था उसको यहाँ पर अंग्रेज़ों ने हथिया लिया था, जिसकी वजह से ये जो उनको शक्ति मिली थी, सत्ता का पावर मिला था, इससे वहाँ की जनता पर ये मनमाना अपना अत्याचार करने लगे थे। जिससे क्या हो गया, यहाँ पर ये बात ब्रिटिश में पहुंची, ब्रिटेन में पहुंची। तो वहाँ पर ये समझ गए कि हम एक तरह से पूरी तरह से हम शासन कंपनी के हाथ में नहीं देंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर कंपनी जो होगी, यहाँ पर भारतीयों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करेगी। तो इस मारे वो हस्तक्षेप करने लगी, दखल अंदाजी करने लगी। दीवानी प्रथा के फलस्वरूप अंग्रेज़ों की लालची नीति स्पष्ट हो गई थी। कंपनी के अधिकारी अपने आर्थिक हित के लिए सब कुछ करने को तत्पर थे। उनकी इस नीति का दुष्परिणाम ये होता था कि ब्रिटेन की सरकार बदनाम होती थी। उधर ब्रिटेन की संसद भी कंपनी से इस कारण असंतुष्ट थी कि ब्रिटेन का बहुत अधिक लाभ नहीं हो पाता था। यानी जो ब्रिटिश कंपनी थी, ये भी वहाँ के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो कंट्रोल करते थे। डायरेक्ट शासन वहाँ पर ये जो कंपनी का है, जो सॉरी वहाँ के जो ब्रिटेन के राजा का या रानी का था वो नहीं था। जो भी दोस्तों ये कंपनियां धन कमाती थी, उसका ज़्यादा फायदा लंदन को या ब्रिटेन को नहीं होता था। 1759 और 1770 में
की घटनाओं ने भी ब्रिटेन की संसद को इस नए अधिनियम को लागू करने के लिए बाध्य किया। सन 1859 ईस्वी में हैदर अली ने कंपनी की सेनाओं को हरा दिया और शांति के लिए अपने ही हित के कार्यों को करने के लिए बाध्य किया। इससे कंपनी की प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। सन 1770 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भयानक अकाल पड़े, जिसके फलस्वरूप कंपनी के अधिकारियों की तीखी आलोचना की गई। दोस्तों 1770 का अकाल बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि दोहरे शासन की वजह से हुआ। इसमें दोस्तों हज़ारों लोग, लाखों लोग मारे गए थे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो उस समय के लॉर्ड गवर्नर जनरल थे उनकी बहुत ज़्यादा थू हुई थी। कंपनी का संविधान भी दोषपूर्ण था। कंपनी का सारा प्रबंध संचालक मंडल और स्वामी मंडल के अधीन था। संचालक कुल मिलाकर कुल 24 थे, जिसका चुनाव स्वामियों के द्वारा प्रतिवर्ष होता था। क्योंकि संचालक का पद बहुत अधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए उसके लिए लोग बड़े से बड़े बलिदान करने के लिए तत्पर हो जाते थे। इधर भारत में आए हुए कंपनी के अधिकारियों ने समस्या को और भी उलझा दिया था। ये अधिकारी भारत से बहुत धन लेकर स्वदेश वापस लौटते थे और संचालक बनने के लिए बहुत अधिक धन व्यय करते थे। इस प्रकार वोटों को खरीदा जाने लगा, इसलिए इस दिशा में कुछ सुधार करने की अत्यधिक आवश्यकता थी। रेगुलेटिंग एक्ट लागू किए जाने के कारण, प्रथम कारण ये था कि उस समय की काउंसिल के 7 सदस्यों में से 4 सदस्य गवर्नर जनरल के खिलाफ थे। ये चाहते थे कि ये गवर्नर जनरल हटा दिया जाए। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट के लागू किए जाने का सबसे बड़ा तात्कालीन कारण ये भी था कि 1773 ईस्वी तक कंपनी के संचालकों ने इंग्लैंड के बैंक से बहुत अधिक धन उधार लिया था। यानी ये कंपनी वाले थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा धन उधार लिया था। कंपनी के पास आर्थिक स्थिति को सुधारने कंपनी के पास आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कर्ज लेने के अलावा और कोई चारा ना था। इसलिए कंपनी ने ब्रिटेन की गवर्नमेंट से 1 करोड़ रुपया कर्ज मांगा। इस प्रकार ब्रिटेन की संसद को ये अवसर मिल गया कि वह कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करे, क्योंकि वो पैसा लगा रही थी, कंपनी को पैसा दे रही थी, तो एक तरह से उनका थोड़ा पल्ला भारी हो गया। तो अब वो क्या कर सकती है, अब जाहिर सी बात है वो पैसा दे रही है तो अपनी कुछ शर्तें भी मनवाएगी। ब्रिटिश की सरकार ने कोई कदम उठाने के पहले 2 कमेटियों की नियुक्ति की। इन संसदीय कमेटियों को ये अधिकार दिया गया कि वे कंपनी के मामलों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कमेटियों ने 18 रिपोर्ट प्रस्तुत की और प्रत्येक में कंपनी की तीखी आलोचना की। फलस्वरूप 1873 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो ये दोस्तों कुछ राजनीतिक कारण थे रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने में। तो आशा करता हूँ आपको ये कुछ कारण समझ में आए होंगे रेगुलेटिंग एक्ट के, क्यों ये पारित किया गया। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको हेल्पफुल लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर और ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।